गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, 9वीं कक्षा में आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या होती है और आपकी कक्षा में संधि से संबंधित कौन कौन से भेद आपके शामिल हैं और आपका पाठ्यक्रम क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं संधि। संधि क्या होती है? संधि दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है। संधि दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों का मेल, समीपवर्ती वर्णों का मेल। कैसा मेल? मेल ऐसा होता है, एक तो परिवर्तन के साथ होता है, एक परिवर्तन रहित होता है। तो जो परिवर्तन के साथ होता है उसे संधि कहते हैं। तो दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों का मेल के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि परिवर्तन नहीं होता। मैंने कहा कई बार ऐसा होता है कि ये परिवर्तन होता है, परंतु कई बार ऐसा होता है ये परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जहां परिवर्तन होता है उसे तो हम संधि कहते हैं, लेकिन जहां परिवर्तन नहीं होता उसे हम संयोग कहते हैं। परिवर्तन रहित मेल, परिवर्तन रहित मेल संयोग कहलाता है। परिवर्तन रहित। अब देखेंगे हम परिवर्तन के साथ मेल क्या होता है। जैसे नर प्लस इंद्र है, हमने क्या किया, यहाँ पर नर में रे में ए और ई, इन दोनों को परिवर्तित किया, ए हो गया तो हमारा रूप बन गया नरेंद्र है। नरेंद्र है, ये हमारी संधि है। हमने इसको परिवर्तित कर दिया, ए प्लस ई बराबर में ए प्लस ई बराबर में ए। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों कि परिवर्तन नहीं होता, जैसे दिक् प्लस करी। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, के हलंत है और हलंत को हमने एज इट इज जोड़ दिया है यहाँ पर, तो हमारा बन गया दिक् करी। आ गया समझ में? हमारा यहाँ परिवर्तित रूप है, ए प्लस ई से ए बना है, परंतु यहाँ पर हमारा परिवर्तित रूप नहीं है, तो ये हमारा हो गया संयोग। ये उदाहरण बन गया हमारा संयोग का, जो एज इट इज हम जिनको जोड़ देते हैं और यहाँ परिवर्तन हुआ है तो ये संधि हो गई। बच्चों, फिर से जाने संधि क्या है? दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों का ऐसा मेल जिसमें परिवर्तन आ जाए। जैसे नर प्लस इंद्र है, विद्या प्लस आल है, मन है प्लस हर है। आप बहुत सारे उदाहरण करते हैं, लेकिन जहां पर ये परिवर्तन नहीं होता उसे हम संयोग कहते हैं। जैसे किम प्लस अपि, किम अपि, दिक् प्लस करी, दिक् करी। तो ये यहाँ पर हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हमने जाना बच्चों संधि, और संधि क्या होती है और संयोग क्या होता है। इससे पहले बच्चों कि हम संधि को विस्तृत रूप में जाने, इसके भेदों के बारे में पढ़ें, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, संयोग क्या होता है। ये सब हमें पता होना चाहिए, तभी हम संधि को आगे पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर संधि में आपने पढ़े। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? 5 स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे हम करें ह्रस्व स्वर के लिए तो ए, ई, उ, री और ली, ये 5 स्वर ह्रस्व स्वर हैं। और जो बाकी बचे हैं हमारे आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, ये कैसे स्वर होते हैं बच्चों? दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर 8 होते हैं। आ होता है आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, आ। इस तरह से 8 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं।
इसके बाद है पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। संधि में दो पद होते हैं जिनमें संधि की जाती है। जैसे हमने अभी उदाहरण किया था नर प्लस इंद्र, ये पूर्व पद है, पूर्व पद, और ये उत्तर पद। जो पहले आता है उसे पूर्व कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं। जो बाद में प्रयुक्त होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में जाना, ह्रस्व और दीर्घ के बारे में जाना। ह्रस्व ए, ई, उ, री, लृ, और इन्हीं का जब हम दीर्घ रूप करेंगे तो वो दीर्घ बन जाएगा। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, 8 दीर्घ स्वर होते हैं। फिर हमने पूर्व पद के बारे में जाना और अब उत्तर पद के बारे में जाना। इसके बाद अब हम जानेंगे संधि। संधि के बारे में हमने पढ़ा, संधि के भेदों के बारे में जानेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। 3 भेद हैं संधि के। हमारे कुछ भेद शामिल हैं जिसमें 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में स्वर संधि कंप्लीट है, यानी स्वर संधि के 6 भेद होते हैं, पर आपके पाठ्यक्रम में 5 भेद हैं। व्यंजन संधि के 2 हैं और विसर्ग संधि के भी 2 भेद हैं। तो सबसे पहले आज हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि, संधि के बारे में हमें पढ़ा कि 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है। लेकिन अब हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे 2 स्वरों का मेल। 2 स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाता है। उनमें व्यंजन का कोई नाम नहीं होता बच्चों। स्वर का स्वर के साथ मेल, यानी स्वर प्लस स्वर। इससे तात्पर्य क्या है? अभी हमने पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में पढ़ा। पूर्व पद का अंतिम स्वर में जो वो स्वर होना चाहिए और उत्तर पद के प्रारंभ में भी स्वर होना चाहिए। तो उन दोनों के बीच में जब परिवर्तन होगा तो वो स्वर संधि होगी। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। स्वर पता है आप लोगों को कितने होते हैं संस्कृत भाषा में? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर होती हैं क्या रे? तो आ और आ, यहाँ पर मेल किसका हो रहा है बच्चों? आ प्लस आ बराबर में आ। तो हमारा विद्या प्लस आलय क्या बना? विद्यालय। स्वर संधि, यानी यहाँ भी स्वर आया और यहाँ पर भी स्वर आया, तो स्वर का स्वर के साथ मेल स्वर संधि कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्वर संधि के भेदों के बारे में। स्वर संधि के 6 भेद होते हैं, लेकिन हम यहाँ आपके 5 हैं पाठ्यक्रम में, हम 5 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है, इसके भेद यहाँ लिखते हैं स्वर संधि के भेद। दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा भेद है यण संधि, और 5वां भेद है बच्चों अयादि संधि। 6ठा रूप इसका पूर्व रूप होता है। लेकिन अब हम इन 5 भेदों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों दीर्घ संधि क्या होती है। तो दीर्घ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा, ह्रस्व यानी छोटा रूप। जैसे ए तो ह्रस्व है, आ क्या है? दीर्घ, आ दीर्घ, उ छोटा है और बड़ा उ दीर्घ है। तो यहाँ पर हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ना है। दीर्घ संधि कब होती है? दीर्घ कब होता है? जब पूर्व पद और उत्तर पद में समान अक वर्ण हो, तो पूर्व पद के अंत वाले को और उत्तर पद के प्रारंभिक स्वर को दीर्घ हो जाता है। जब पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद में समान अक वर्ण, अक क्या होता है? समान वर्ण, यानी
ए, आ, ई, ऊ, री और री। ये वर्ण जब आते हैं समान, यानी पूर्व पद में भी वही वर्ण होना चाहिए और उत्तर पद में भी वही होना चाहिए, ये अक होता है ये। तो जब एक जैसा वर्ण हो तो उसे हम दीर्घ कर देते हैं। इसको हम जानेंगे। अब सबसे पहले हम ए, आ, ई, ऊ, री क्रम से ये सारे उदाहरण लेंगे पूर्व पद और उत्तर पद में। देखो जैसे है हमारे पास, सबसे पहले हम ए वाले से शुरू करते हैं। जैसे परम प्लस आनंद, परम प्लस आनंद। ए यहाँ पर है, एक जैसे हों, चाहे आ जाए यहाँ पर या ए आ जाए, दोनों की एक ही बात है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि हमारा पहले दीर्घ आया बाद में लघु आया या पहले ह्रस्व आया बाद में दीर्घ आया। हमें तो एक समान वर्ण देखने हैं, यानी ए के साथ आ का मेल भी, यानी पूर्व पद में ए, उत्तर पद में ए हो सकता है, पूर्व पद में ए, उत्तर पद में आ हो सकता है, दोनों जगह आ हो सकता है, या फिर पहले पद में आ और बाद में ए हो सकता है। तो इन चारों स्थितियों में हमारा जो उत्तर रहेगा वो आ ही रहेगा। चाहे हम पूर्व पद में ए और ए का मेल कर लें, ए और आ का मेल कर लें, आ और आ का मेल कर लें, या आ और ए का मेल कर लें, तो हमारा उत्तर आ ही रहेगा। इस बात को ध्यान से देखें। अब हमने यहाँ पर जो संधि की है, पूर्व पद में ए है और यहाँ पर आ है, ए और आ, हमारा उत्तर तो आ ही आना है। तो क्या रूप बन जाता है बच्चों हमारा? परमानंद है, परमानंद। दूसरे एग्जाम्पल में हम ये जानेंगे ए और ए का, ए और ए, वेद प्लस अंत है। बच्चों ये बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पर हमने दे में जे दे को हलंत करना है या नहीं करना है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है बच्चों। हम संधि पढ़ रहे हैं, संधि में भी हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में ये कभी भी हलंत नहीं होगा। यदि हम इसे हलंत कर देंगे तो ये दे में ए ही नहीं रहेगा, तो हम संधि कैसे करेंगे? तो हमारी वो स्वर संधि कैसे होगी बच्चों? तो इसलिए पहले बताया मैंने, स्वर का स्वर के साथ मेल ही स्वर संधि होता है। तो वेद प्लस अंत है, वेदांत है। आ प्लस आ, अभी हमने उदाहरण पढ़ा, विद्या प्लस आलय, सबको पता है विद्या प्लस आलय क्या बनता है? विद्यालय। और अब आता है आ और अ, आ और अ, आ और अ के लिए हम लेते हैं विद्या प्लस अर्थी। क्या उदाहरण ले सकते हैं बच्चों हम? विद्या प्लस अर्थी, क्या बन जाएगा ये? विद्यार्थी। अब हमने ये चारों स्थितियां जो चारों यहाँ दिखाई हैं वो सारे फुलफिल हो गई हमारी। यहाँ पर देखो ए प्लस ए का उदाहरण हमने किया, वेद प्लस अंत है। ए प्लस आ का उदाहरण किया, परम प्लस आनंद है। आ प्लस आ का उदाहरण किया, विद्या प्लस आलय। आ प्लस ए का उदाहरण हमने किया, विद्या प्लस अर्थी। तो ये जिस तरह से हमने ए का लिया है उसी तरह से हम ई का भी लेते हैं, वो भी दीर्घ संधि में आएगी ई। ई दीर्घ संधि में ई प्लस ई, ठीक। इसके बाद ई प्लस बड़ी ई, यहाँ ले लेते हैं दोनों दीर्घ ई। इसके बाद लेते हैं पहले दीर्घ और बाद में ह्रस्व। अब इसका भी जो उदाहरण होगा, हमारा जो उत्तर आएगा वो ई आएगा, जिस तरह से ए का आया था। तो ई के उदाहरण में बच्चों सबसे पहले छोटी ई वाले, मुनि प्लस इंद्र, दोनों में छोटी ई है बच्चों, मुनिंद्र।
क्योंकि हमारा जो उत्तर आएगा वो कैसे आएगा, वो दीर्घ में आएगा। मुनि प्लस इंद्र, यहाँ छोटी ई और छोटी ई, तो हमारा क्या उत्तर आ गया, बड़ी ई, मुनींद्र है। इसी तरह से अगला उदाहरण करेंगे, पहला छोटा ह्रस्व ई और बाद में दीर्घ ई, यहाँ हम करेंगे कपि प्लस ईशः। यहाँ पर ह्रस्व ई है, यहाँ दीर्घ ई है, तो यहाँ हमारा हो गया कपीशः। इसके बाद दोनों में जहां दीर्घ ई आता हो, दोनों में दीर्घ ई आता हो, जैसे इसका उदाहरण हम करेंगे रजनी प्लस ईशः। रजनी न में ई बड़ी है और यहाँ पर ईशः में भी दीर्घ है, तो बन गया हमारा रजनीशः। इसके बाद है पहले दीर्घ हो और बाद में ह्रस्व हो, इसका उदाहरण हम करते हैं मही प्लस इंद्र। मही में बड़ी हो जाएगी और इंद्र में छोटी हो जाएगी, तो हमारा उत्तर आ जाएगा महींद्र। तो बच्चों इसी तरह से जैसे ई के उदाहरण हमने ए के उदाहरण पढ़े, ई के उदाहरण पढ़े, इसी तरह से हम ऊ का करते हैं। ऊ का दीर्घ कैसे करेंगे, ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ, इनका उदाहरण आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारा ऊ। जैसे इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति ही, सूक्ति ही। इसी तरह से गुरु प्लस उपदेश है, गुरुपदेश है। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। वधू प्लस उत्सव, वधू प्लस उत्सव, वधूत्सव। ठीक, हमें और कुछ भी नहीं देखना, शब्द हमारे पास। कई बार बच्चे शब्दों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन बच्चों हमारी संधि तो वर्णों में होनी है। शब्द चाहे कितने ही बड़े आ जाएं, लेकिन हमने स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं, तो हमें तो केवल स्वर से मतलब है। यहाँ ऊ है, यहाँ ऊ है, हमने यहाँ बड़ा ऊ लगा दिया, यहाँ ऊ है, यहाँ ऊ है, यहाँ हमने बड़ा लगा दिया। इसी तरह से आ, ऊ, री, ये सब हमने दीर्घ करना है। इसके बाद हमारा एक उदाहरण और रह जाता है री का। री का मातृ प्लस ऋणम। री हिंदी में दीर्घ री नहीं होता, लेकिन इसमें होता है बच्चों दीर्घ री। देखो ये होता है मातृ प्लस ऋणम, ये छोटी है। पितृ प्लस ऋणम, इसको कैसे लिखा जाता है देखें एक बार। मातृणम यहां जब लगेगा ऐसे, पितृणम। ठीक बच्चों, तो ये हमने पढ़ा दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि स्वर संधि का पहला भेद होता है। ठीक, इसके बाद हम करते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या करना है हमने बच्चों, गुण संधि दूसरी संधि है हमारी गुण संधि। गुण तीन होते हैं बच्चों, ए, ओ, अर। यानी हमने गुण संधि में ये उत्तर लाने हैं, ए, ओ, अर। ए कब होगा, ओ कब होगा और अर कब होगा। यदि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद बच्चों ई आता है तो ए हो जाता है। यदि ए आ के बाद ऊ आता है तो ओ हो जाता है, और यदि ए आ के बाद री आता है तो अर हो जाता है। ये छोटी सी संधि है, हमने केवल ये तीन स्थितियों को जानना है, ए, ओ और ओ, अर कब होता है। यदि ए आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है,
ए आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है, ए या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। इनके उदाहरण देखते हैं बच्चों हम। सबसे पहला ए या आ के बाद ई का उदाहरण, गज प्लस इंद्र है। ए या ई, ए और ई क्या करना है हमने यहाँ पर, ए गजेंद्र है। ए या आ के बाद ऊ, पर प्लस उपकार, परोपकार। री, ए या आ के बाद री आता है तो अर हो जाता है, महा प्लस ऋषि, महर्षि। ठीक, तो ये रही बच्चों आपकी गुण संधि। एक बार मैं आज आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या किया है। आज हमने पढ़ा संधि क्या होती है, संयोग के बारे में जाना, पूर्व पद उत्तर पद के बारे में जाना। इसके अलावा हमने जाना संधि के कितने भेद होते हैं, और तीनों भेदों में से हमने तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने आज स्वर संधि के बारे में पढ़ा, स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में हमने जाना, और उसमें से दीर्घ संधि और गुण संधि का हमने विस्तृत रूप से वर्णन किया। बच्चों, अब हम अगली वीडियो में आपकी ये संधि यानी स्वर संधि को पूरा करेंगे।